So hey guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 11th IP. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसी सिलेबस पे तुम क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम तुम्हारे यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन के ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। So let's start with our introduction. What is Python? Python is a programming language. Programming language? भैया ये क्या होता है? तो यार जैसे लैंग्वेज यूज होती है एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमंस, सिमिलरली अगर ह्यूमंस को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, और पाइथन एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो यार इसके बाद तुम्हारे एग्जाम्स में अगर आ जाए एक्सप्लेन पाइथन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स या एक्सप्लेन पाइथन इन ब्रीफ, तो आंख बंद कर कर ये सारे पॉइंट्स लिख देना। फर्स्ट वी हैव इज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रसम। कुछ भी पढ़ने से पहले आखिर पाइथन किस यूज में आती है? गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सब में पाइथन यूज होती है। थर्ड वी हैव इज इट इज सिंपल एंड पोर्टेबल। फोर्थ वी हैव इज इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। कोई भी पाइथन को फ्री में डाउनलोड कर कर यूज कर सकता है। फिफ्थ वी हैव इज इट इज केस सेंसिटिव। पाइथन अपर केस अल्फाबेट्स और लोअर केस अल्फाबेट्स को अलग अलग ट्रीट करता है। सिक्स्थ वी हैव इज इट इज हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब पाइथन के अंदर हम प्रॉपर कोडिंग करते हैं। यार हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर बस 0 और 1 समझ सकता है, बट हम इसमें कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग का कन्वर्जन 0 और 1 में कौन करता है? इंटरप्रेटर। इसलिए पाइथन को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यार ये सारे पॉइंट्स थे तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर जो हमने समझ लिया। अब यार बहुत पढ़ लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर पाइथन सर्च कर कर डाउनलोड कर लेना। जैसे ही तुम पाइथन रन करोगे जो स्क्रीन खुलेगी उस स्क्रीन को हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। क्या? इंटरैक्टिव मोड। और अगर न्यू पर जाकर फाइल क्रिएट करते हो जो स्क्रीन आती है उसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यार इधर फोकस करो। प्रिंट ब्रैकेट कोटेशन मार्क ब्रैकेट क्लोज इज यूज्ड टू शो आउटपुट। मतलब अब यार आ जाओ पाइथन के अंदर, यहाँ पर टाइप करो प्रिंट ब्रैकेट कोटेशन मार्क ब्रैकेट क्लोज। अब इन कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो आउटपुट पर एज इट इज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं प्रिंट कोटेशन के अंदर लिखते हैं जय श्री राम। तो यार जैसे ही इसे रन करेंगे देखो हमारी आउटपुट पे क्या आ गया? जय श्री राम। एक और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट यूथ AF। तो यार जैसे ही इसे रन करेंगे देखो तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया यूथ AF। अब यार डाउट जो मुझे आया था जब मैं 11th में था कि हमने इस चीज़ को आउटपुट कराने के लिए इतनी बड़ी लाइन क्यों लिखी, इतनी मेहनत हम क्यों ही कर रहे हैं। जेन्युइन डाउट है। तो सपोज अगर तुम्हें यही चीज़ 10,000 बार प्रिंट करानी हो तो तुम तो Ctrl+C Ctrl+V करते रह जाओगे, पर पाइथन बस 3 लाइन की हेल्प से ये तुम्हारा काम कर देगा। अभी धीरे धीरे देखना पाइथन क्या क्या ही नहीं कर सकता। एक लंबी सी सांस ले लो और आओ नेक्स्ट टॉपिक पर। यार जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी तो सबसे पहले हमने सीखा था अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली पाइथन भी एक लैंग्वेज है, हमें उसकी ग्रामर भी पता होनी चाहिए। सो बेसिकली पाइथन इन चीज़ों से बनी है। आओ देखते हैं एक एक कर कर। देखो यार इसे रटने मत बैठ जाना। जैसे तुम पाइथन की प्रैक्टिस करोगे
ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अभी मेन फोकस समझने पे रखना। सो फर्स्ट वी हैव इज कीवर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन। जैसे इंग्लिश में इज, एम, आर, ही, शी, इन सब वर्ड्स का मीनिंग फिक्स है। सिमिलरली पाइथन में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है। उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स। अब भैया वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हम यूज करते हैं टू स्टोर डेटा। तो यार आओ पाइथन पर देखते हैं वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं। तो यार ये पाइथन का यूआई बहुत बोरिंग है। तुम आ जाओ गूगल पर और टाइप करो ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना। इस साइड हम पाइथन की कोडिंग करेंगे और इस साइड हमारा आउटपुट आएगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? वेरिएबल्स। तो यार वेरिएबल कुछ भी ऐसा नाम जो डेटा स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू दे दी मैंने 365। अब प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से मैं अगर ए को प्रिंट कराता हूँ तो बताओ स्क्रीन पे क्या आएगा? देखो 365 आ गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल, जैसे मैंने टाइप करा रशियन इक्वल्स टू 6000। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रशियन प्रिंट कराएंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी? 6000। तो यार थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा वेरिएबल्स का। तो यार आफ्टर दैट हम पढ़ रहे थे कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल। अब जैसे मैंने नाम रखा था ए या फिर रशियन, इन सब नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो आओ वो रूल्स देखते हैं कौन कौन से रूल्स हमें इसमें पढ़ने हैं। सो फर्स्ट रूल वी हैव इज कैन स्टार्ट ईदर विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो भी नेम्स होते हैं या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं या अंडरस्कोर साइन से। सेकेंड वी हैव इज वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स मतलब जैसे एट द रेट साइन हो गया, हैश साइन हो गया या स्टार साइन हो गया, इन सब का यूज हम नहीं कर सकते। थर्ड वी हैव इज कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड। जो हमने ऊपर कीवर्ड्स पढ़े थे उसको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो यार एक चीज ये याद रखना, इधर हमने जो प्रिंट यूज करा है उसमें हमने कोटेशन मार्क यूज नहीं करे थे। अब बताओ अगर मैं कोटेशन मार्क्स यूज करूंगा तो क्या प्रिंट होएगा? इसको हम अगर काट दें तो अब बताओ क्या आएगा आउटपुट? ए आ गया, क्योंकि मैंने बताया था कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो एज इट इज आ जाता है, भले उसकी जो भी वैल्यू हो। और अगर इसमें से हम कोटेशन मार्क्स हटा दें तो वो ए की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 365। तो यार अभी हमने जो नेमिंग रूल्स पढ़े थे उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे नेम्स कैन बी स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर लेके देखते हैं। अंडरस्कोर ले लिया, आयुष इक्वल्स टू 1, उसके बाद प्रिंट करा के देखते हैं वैल्यू। अब बताओ अंदर क्या आएगा? अंडरस्कोर आयुष। इसे रन करते हैं तो देखो वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1। सिमिलरली अगर इसमें बताओ कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं आयुष लिख दूँ तो क्या प्रिंट होगा? जो भी कोटेशन मार्क्स के अंदर है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि स्पेशल सिंबल डाल के देखते हैं। जैसे एट द रेट कुछ भी नाम दे दिया, लेट से ए ही लिख दिया, इक्वल्स टू 5। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट एट द रेट ए, तो बताओ क्या 5 वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं होते, तो ये एरर दे देगा। देखो एरर आ गया। और हमने क्या पढ़ा था कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मैं नंबर लिख दूं आगे, देखो यहाँ पे एरर आ गया। बट अगर हम कैरेक्टर के बाद नंबर लिखें तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो यार ये तो थे कुछ रूल्स। अपनी एनसीईआरटी खोलना, 2-3 एग्जाम्पल है, ऊपर से पढ़ लेना, एकदम अच्छे से छप जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डेटा टाइप्स। हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। वो डेटा किस किस टाइप का हो सकता है? सो फर्स्ट वी हैव इज न्यूमेरिक।
ये डील करते हैं सारे न्यूमेरिक नंबर से। फर्स्ट वी हैव इज इंट। इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करता है जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो आते हैं। सेकेंड वी हैव इज फ्लोट डेटा टाइप। जितने भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं यानी पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो सारे फ्लोट कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वी हैव इज कॉम्प्लेक्स। जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में स्टोर होते हैं। फोर्थ वी हैव इज बुलियन। बुलियन डील करता है 0 और 1 से। इसी 0 और 1 को हम ट्रू और फॉल्स भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज सीक्वेंस डेटा टाइप। इसमें आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अगर कोई भी नंबर या वर्ड के आगे तुम कोटेशन मार्क्स और पीछे कोटेशन मार्क्स लगा दो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज टपल। इसका एक पूरा सेपरेट चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे। लिस्ट का भी एक सेपरेट चैप्टर है। थर्ड डेटा टाइप होता है सेट्स। सेट्स एकदम सीक्वेंस डेटा टाइप की तरह होता है, बस इसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फोर्थ वी हैव इज नन। अगर तुम्हें किसी चीज की वैल्यू नहीं पता तो तुम उस डेटा टाइप उसका नन अलॉट कर सकते हो जिससे तुम्हारा एरर नहीं आएगा। फिफ्थ वी हैव इज डिक्शनरी। इसका भी एक पूरा सेपरेट चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ऑपरेटर्स। तो यार ऑपरेटर्स पे हम पूरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिससे तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। तो यार उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और देख लो, दैट इज कमेंट्स। कमेंट्स आर लाइंस ऑफ कोड विच आर इग्नोर्ड बाय पाइथन। तो यार सपोज तुम्हें कोडिंग करते हुए नोट्स बनाने हैं तो तुम उस लाइन के आगे अगर हैश लिख दोगे तो पाइथन इंटरप्रेटर उसे इग्नोर करेगा। इसका एग्जाम्पल हम ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके देखते हैं कैसे कमेंट्स यूज करते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें सिंपली मैथ्स वाले ऑपरेटर्स यूज होते, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट। ये कुछ नए हैं तो आओ यार प्रैक्टिकल कर अच्छे से समझते हैं। तो यार या तो पाइथन का ऐप खोल लो, नहीं तो गूगल पर सिंपली सर्च कर लो ऑनलाइन पाइथन और इस वेबसाइट पर आ जाओ। इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे तुम कोड करोगे और इस साइड तुम्हारा आउटपुट आएगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर से। कमेंट बनाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब अरिथमेटिक हमने पढ़ा था सिंपली मैथ्स वाले ऑपरेटर होते हैं। इसमें हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से a equals to 10 and b equals to 5, ठीक है। सिंपली अगर हम a प्लस बी प्रिंट कराएं a प्लस बी तो बताओ क्या आउटपुट आएगा, a प्लस बी दैट इज 15। सिमिलरली अगर a माइनस बी कराए तो 10 माइनस 5 दैट इज 5। अब मल्टीप्लिकेशन पाइथन में होता है ये वाला स्टार सिंबल, याद रखना, ठीक है। रन करेंगे 10 5 इज 50। मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है हमारा डिवीजन साइन। डिवीजन सिंपली स्लैश से डिनोट करते हैं। तो अगर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 2। बट जब भी हम सिंगल डिवीजन लेंगे तो हमेशा डेसिमल में आएगा, और अगर इसमें तुम डबल स्लैश लगा दोगे जिसे हम फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं तो सिंपली तुम्हारे पीछे के पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। फ्लोर डिवीजन के बाद हमारे पास आता है एक परसेंटेज का साइन। परसेंटेज देता है हमें रिमाइंडर। जैसे हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आया 0, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर के बाद आता है हमारा डबल मॉड्यूलस। डबल मॉड्यूलस यूज होता है पावर के लिए। जैसे a की पावर b मतलब 10 की पावर 5 कितनी होती है, मतलब 5 टाइम्स 0। सो आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो यार रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो यार आओ इसका भी एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने a ले लिया 10, b ले लिया 5। अब अगर हम प्रिंट कराएं a इक्वल टू b, मतलब क्या a b के बराबर है,
आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज नॉट इक्वल टू। जहां भी नॉट लग जाए उसका मतलब उल्टा। क्या ए बी के बराबर नहीं है? मतलब यस, ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन। क्या ए बी से बड़ा है? आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू, क्योंकि ए बी से बड़ा है। सिमिलरली लेस देन। क्या ए बी से छोटा है? हाँ छोटा है, इसलिए फॉल्स आ गया। अब नेक्स्ट वी हैव इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या ए बी से बड़ा है या बी के बराबर है? अगर हम रन करें तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है। अगर ए को बी के बराबर भी कर दे तब भी आंसर हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि इक्वल टू साइन भी है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ। सिमिलरली होता है लेस देन इक्वल टू। मतलब क्या ए बी से छोटा या बी के बराबर है? नहीं है, इसलिए आंसर क्या आया? फॉल्स। तो यार ये तो थे रिलेशनल ऑपरेटर, सिंपल मैथ्स वाले। अभी तक हमने पढ़ लिया अरिथमेटिक और रिलेशनल। ये ज़्यादा न्यू नहीं है, ये सारा तुमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर इक्वल टू का साइन। ए इक्वल टू लेट से हमने कर दिया 69। इसका मतलब क्या हो गया? ए की वैल्यू 69 हो गई। और सिंपली अगर हम ए को प्रिंट करवाएं तो आंसर क्या आना चाहिए? 69। तो यार इस ऑपरेटर को बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ए प्लस इक्वल्स टू। अब प्लस इक्वल्स टू सिंपली होता है, जैसे मैंने लिख दिया ए प्लस इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब सिंपली हो गया ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसी लाइन की ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर हमें कोड को छोटा बनाना है जिससे वो इजीली रन हो पाए, इसलिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। तो यार नेक्स्ट ऑपरेटर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए को असाइन कर दिया 10 और बी को असाइन कर दिया लेट्स से 2। ठीक है, अब अगर बताओ मैं ये लिखूं ए इक्वल्स टू ए प्लस बी और प्रिंट करा दूं ए, तो आंसर क्या आना चाहिए? हमने इधर क्या करा, तुम ए को किसके बराबर कर रहे हो? ए प्लस बी के। ए प्लस बी कितना है? 12। तो ए की वैल्यू हम क्या असाइन कर रहे हैं? 12। अगर इसे रन करें तो आंसर क्या आएगा? 12। तो यार ये था ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। बट अगर इसे हमें शॉर्ट में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए प्लस इक्वल्स टू बी। ये भी यही काम कर रहा है जो ये कर रहा है। अगर इसको मैं काट दूं तब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 12। ठीक है, हल्का फुल्का गुस्सा। तो यार एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अगर इधर मैं माइनस कर दूं तो इसका मतलब क्या है? a इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, अगर a माइनस बी कितना है? 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो इधर 8 आ जाएगा, 8 असाइन हो जाएगा a को। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का आउटपुट देखते हैं। देखो a माइनस इक्वल्स टू बी अगर करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 8। क्या अभी भी क्लियर नहीं हुआ? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लाई साइन डाल दिया। इसका मतलब a इक्वल्स टू ए इंटू बी दैट इज a इंटू बी कितना है? 20। लिख के दिखा देता हूँ, a इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो यार ये दोनों सेम है एकदम। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? a को क्या वैल्यू दे रहे हैं? a इंटू बी दैट इज 20। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो आंसर देखो क्या आया तुम्हारा? 20। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम डिवीजन करना चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में तो डिवाइड कर लो 2/10 दैट इज 5.0। और अगर डबल डिवीजन लिखोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और अगर रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0। और अगर तुम डबल स्टार लिख दोगे तो पावर, मतलब a की पावर b। इसको अगर हम लॉन्ग फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा? a इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब a को तुम वैल्यू दे दो a की पावर b। a की पावर b मतलब 10 की पावर 2। तुम किसको दे दो? a को। तो दैट इज 100। रन करके देखे तो आंसर क्या आ गया? 100। तो यार होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर देना। हम एक प्रॉपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक वीडियो बना देंगे जिससे तुम्हारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
तो यार हमने तीनों टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कवर कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर में सिंपली आता है एंड और नॉट। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं, हमने ए को असाइन कर दिया 10 और बी को असाइन कर दिया 4। सबसे पहले हम करके देखते हैं एंड ऑपरेटर। अगर मैं सिंपली लिख दूं, अब एंड के लिए हमें दो कंडीशन देनी होती है। लेट्स से हमने दे दिया a ग्रेटर देन 5 एंड b लेस देन 5। तो एंड क्या करता है, हमारी दोनों कंडीशन चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू लिख देगा, पर अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स देगा। मतलब जैसे अगर मैं रन कर रहा हूँ, ट्रू आया है क्योंकि a 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है क्योंकि a की वैल्यू है 10, और b 5 से छोटा है, हाँ क्योंकि b की वैल्यू है 4। इसलिए क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू थी इसलिए आंसर क्या आ गया, ट्रू। बट अगर हम एक कंडीशन फॉल्स कर दे, जैसे मैंने कर दिया a ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स है, अब देखो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स कर दे a लेस देन 1, तब भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, एंड में ये याद रखना है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर इसमें मैं और कर दूं और दोबारा हम अपनी वही कंडीशन ले लेते हैं, क्या a 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, क्या b 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो यार और ऑपरेटर डील करता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, पर आंसर क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। सिमिलरली अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो तब तो आंसर हमारा फॉल्स ही आएगा। जैसे a ग्रेटर देन 50 एंड b लेस देन 1, तो b 1 से छोटा है, नहीं, a 50 से बड़ा है, नहीं, इसलिए आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, एंड हो गया और हो गया। नॉट के आगे तुम जो भी लिखोगे वो उसे उल्टा कर देगा। लेट्स से हमने a को दे दिया 10 और a अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ a ग्रेटर देन 5, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। बट यही अगर हम नॉट के साथ लिखे प्रिंट ब्रैकेट a ग्रेटर देन 5 और यहाँ नॉट लगा दे, तो तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा था ट्रू, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो ट्रू क्या बन गया, फॉल्स। तो यहाँ हमने पढ़ लिया एंड और नॉट। ठीक है, तो यार लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इसमें आते हैं इज और इज नॉट। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। a को हमने 10 असाइन कर दिया, b को भी लेट्स से 10 असाइन कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं a इज b, तो यार इस चेक करता है क्या a और b दोनों बराबर हैं। अगर हम प्रिंट कराएं तो आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू क्या है, 10। सिमिलरली अगर मैं नॉट लगा दूं, तो मैंने बताया था जहां भी नॉट आ जाता है उसका जो एक्चुअल आंसर होता है उसका अपोजिट हो जाता है। क्योंकि इसका आंसर ट्रू था तो अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये तो था हमारा सिंपल इज और इज नॉट। इसका एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5, अब मैं अगर प्रिंट कराऊँ a इज 5, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि a b के बराबर नहीं है। और अगर इसमें मैं नॉट लिख दूं तो आंसर उल्टा हो जाएगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, ये था आइडेंटिटी, बिल्कुल सिंपल सा। इसके बाद वी हैव इज मेंबरशिप। मेंबरशिप में इन और नॉट इन आ जाता है। इसका एग्जांपल करते हैं। लेट्स से हमने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट तुम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। सिंपली इसमें हम बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। लेट्स से हमने इवन नंबर की बना दी 2 4 6। अब मेंबरशिप ऑपरेटर में आता है इन यूज होता है चेक करने के लिए क्या वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर लिख दूं प्रिंट लेट्स से 2 इन a, इसका कहने का मतलब क्या 2 a के अंदर प्रेजेंट है इसलिए आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर कोई मैं ऐसा नंबर लिख दूं जो प्रेजेंट नहीं है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सिमिलरली दूसरा होता है नॉट इन। तो नॉट जहां पर भी आ जाए उसका आंसर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर 2 ऑलरेडी है, आंसर आना चाहिए था ट्रू, बट अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो यार ये तो थे मेंबरशिप ऑपरेटर।
तो यार इसके बाद सारे ऑपरेटर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में कौन कौन से आते थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते थे, डिवीजन के लिए स्लैश, और अगर डिवीजन में पॉइंट हटाना हो तो डबल स्लैश, जिसे हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। मॉड्यूलस से क्या आता था हमारा? रिमाइंडर, और एक्सपोनेंट यूज होता था पावर के लिए, ठीक है। उसके बाद था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो यार यहाँ इस साइड मैंने कोड लिख दिया है, तुम जाकर नोट्स डाउनलोड कर एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद था हमारा असाइनमेंट, जिसमें इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। यार इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर लिख देना, फिर उसके बगल में इक्वल टू डाल देना। उसके बाद हमारा क्या था? लॉजिकल। लॉजिकल में क्या क्या आता था? एंड, और, नॉट। उसके बाद आइडेंटिटी में क्या क्या आता था? इज और इज नॉट। फिर मेंबरशिप, जिसमें इन और नॉट इन था। लेट्स स्टार्ट विद पाइथन फ्लो ऑफ कंट्रोल। जैसे ह्यूमंस प्यार के बिना एकदम अधूरे हैं, एग्जैक्टली पाइथन भी इस चैप्टर के बिना एकदम अधूरा है। फॉर श्योर थोड़ा ट्रिकी होगा, क्योंकि औरत का चक्कर बाबू भैया। पर अगर तुमने ये चैप्टर समझ लिया ना, तो पाइथन के बाकी के जितने भी चैप्टर है तुम अच्छे से फोड़ दोगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो यार हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रिंट वॉज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। अगर तुमने वीडियो देखी हो तो तुम्हें पता होगा, बट आउटपुट तक तो ठीक है। व्हाट अगर हमें इनपुट लेना हो? इसका सिंटेक्स, मतलब इस कोड को हम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले वेरिएबल ले लो, फिर इक्वल टू लगाकर इनपुट कीवर्ड लिख दो। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क, और इन कोटेशन मार्क पे तुम्हारा कोई भी टेक्स्ट आ सकता है। इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो यार या तो पाइथन का सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, नहीं तो गूगल पर सर्च कर लो ऑनलाइन पाइथन। इस साइड हम कोडिंग करेंगे और इस साइड हमारा आउटपुट आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया नेम इक्वल्स टू, फिर हमने क्या पढ़ा था? इनपुट कमांड, इनपुट, फिर ब्रैकेट, फिर कोटेशन मार्क्स, और इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एंटर योर नेम। अब मैंने क्या बताया था कि इन कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी होता है वो आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज आ जाएगा, और जो भी तुम डालोगे वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल अगर करके देखें, नेम को प्रिंट भी करा लेते हैं साथ साथ। अगर इसे मैं रन करूं तो देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है एंटर योर नेम। जैसे ही मैं अपना नाम डालूंगा फिर एंटर करूंगा तो ये मेरा नेम डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि मैंने प्रिंट करवाया। ठीक है, हल्का फुल्का गुस्सा होगा। इसका एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंट किसको कराएंगे हम? हीरो को। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो स्क्रीन पर आ गया हु इज योर फेवरेट। अगर मैं लिख दूं टाइगर, ठीक है, तो हमारा फेवरेट हीरो प्रिंट हो गया, दैट इज टाइगर। छोटी बच्ची हो क्या? तो यार अभी हमने देखा था कि कोई भी टेक्स्ट इनपुट कैसे कराते हैं, बट अगर तुम्हें कोई भी नंबर इनपुट कराना हो, न्यूमेरिक डेटा इनपुट कराना हो, तो सिंपली बस इनपुट से पहले INT दैट इज इंट लग जाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एज, एक वेरिएबल बना दिया, फिर हमने क्या पढ़ा है? इंट लिख देंगे। इंट के बाद इनपुट, इनपुट के बाद ब्रैकेट, कोटेशन मार्क, और अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एंटर योर एज। ठीक है, एज एंटर करा ली। उसके बाद अगर हम प्रिंट करा दे एज, तो जो भी हम इनपुट देंगे वो आउटपुट आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन इसने पूछा एंटर योर एज, मैं अपनी एज डाल दूंगा, लेट्स से 20। जैसे इसे एंटर क्लिक करूंगा तो देखो स्क्रीन पर एज आ गई 20। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम इनपुट लेकर देखेंगे, तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यार चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फ्लो ऑफ कंट्रोल? जो तुम कोडिंग कर रहे हो, क्या वो ऊपर से रीड हो रही है या वो नीचे से ऊपर जा रही है? इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
और इस चैप्टर में हम यही कंट्रोलिंग सीखेंगे। तो यार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है सिलेक्शन और एक आता है रेपिटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन। जैसे तुम लाइफ में डिसीजंस लेते हो, अगर बारिश हुई तो स्कूल नहीं जाएंगे और अगर नहीं हुई तो जाएंगे। अगर भूख लगी है और पैसे हैं तो खाना मंगवा लो, वरना खाली पेट सो जाओ। हम कंडीशंस के बेसिस पर लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। सिमिलरली पाइथन से हमें कुछ डिसीजन दिलवाना हो तो हम यूज करते हैं सिलेक्शन कमांड्स का। तो यार इसमें तीन चीजें आती, इफ, एलिफ, एल्स। तो यार अगर तुम्हारे पास बस एक कंडीशन है तो तुम यूज करते हो इफ। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मान लो तो कभी तुम्हारी लड़ाई हो गई, उसमें भी तुम कंडीशन डाल देते हो। जैसे अगर तू एक बाप का है तो आजा भिड़ ले तेरी बैंड। सिमिलरली अगर दो कंडीशन होए तो हम यूज करते हैं इफ के साथ एल्स, और अगर दो से ज्यादा कंडीशन हो जाए तो हम यूज करते हैं इफ, एलिफ, एल्स। आओ इसको प्रैक्टिकल करके अच्छे से समझते हैं। तो यार सबसे पहले इफ समझते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं कोड लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। हमने एक वेरिएबल बना लिया एज, ठीक है, उसको किसके बराबर कर दिया? इंट लिख दिया, क्योंकि हम नंबर इनपुट करा रहे हैं। और इनपुट कराने के लिए हम क्या यूज करते थे? इनपुट, फिर ब्रैकेट, फिर कोटेशन मार्क्स, और कोटेशन मार्क्स के हमने अंदर क्या लिख दिया? एंटर योर एज। तो ये जब भी कोड रन होगा तुम्हारे से पूछेगा एंटर योर एज। जैसे तुम अपनी एज एंटर करोगे वो कहां पर स्टोर हो जाएगी? एज के अंदर, ठीक है। अब एज के अंदर तुम्हारी एज आ गई। अब जैसी तुम्हें कंडीशन लगानी है तो सबसे पहले तुम लिखोगे इफ के बाद जो भी कंडीशन लगानी है। हमने कंडीशन लगाई है कि अगर एज 18 से बड़ी है, ठीक है, हमने अपनी कंडीशन लिख दी। और जब भी हम इफ यूज करते हैं तो लास्ट में हम कॉलन लिखते हैं। ये एक इसका सिंटेक्स है जो हमें लिखना ही पड़ता है, ठीक है। अब जैसे तुम इफ कमांड लिखते हो, इफ के अंडर कंडीशन अगर कुछ भी ट्रू होती है तो हमें नेक्स्ट लाइन में ये स्पेस देनी पड़ती है। स्पेस तुम कितनी भी दे सकते हो, इतनी 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 इतनी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्पेस देनी पड़ती है। ये स्पेस डिपिक्ट करता है कि ये वाला कोड इस लाइन के अंडर है, ठीक है। और इसी स्पेस को हम बोलते हैं आइडेंटेशन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसे अच्छे से। अभी तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया मिला हुआ है, इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है एंटर योर एज। जैसी मैं अपनी एज डालूंगा, लेट्स से मैंने डाली 20, तो देखो क्या लिखा आ रहा है? यू कैन वोट। बट अगर मैं अपनी एज 18 से छोटी डालूं 5, तो कुछ स्क्रीन पर आएगा ही नहीं। अब ऐसी हम दो कंडीशन डालते हैं। मैंने क्या बताया था? जब दो कंडीशन हो क्या यूज करता है? इफ और एल्स। तो हम इधर लिख देंगे एल्स, फिर कॉलन। हमेशा ये याद रखना, इफ और एलिफ के साथ कंडीशन लिखते हैं, एल्स हमेशा लास्ट में आता है और इसके साथ कुछ कंडीशन नहीं आती है। एल्स के अंदर जितना भी बचा कुचा है वो सारा आता है, ठीक है। दोबारा अगर एज 18 से बड़ी है तब तो ये प्रिंट करा देगा यू कैन वोट। बट अगर 18 से छोटी हुई तो ये चले जाएगा किस पे? एल्स के पास। और एल्स में हमने क्या लिखा है? कैन नॉट वोट, ठीक है। अगर इसे मैं रन करूं, अब देखो, अब मैं एज अपनी 5 डालूं तो क्या लिखा आया? कैन नॉट वोट। अभी हमने दो कंडीशन चेक करी। अब दो का एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है यार, तो इसमें मैंने क्या करा है? सबसे पहले मैं एक नंबर इनपुट कराऊंगा और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरा नंबर इनपुट कराऊंगा और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? बी में। हम क्या चेक कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। हमने कंडीशन दे दी इफ के साथ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो कॉलन लगा दिया हमने, फिर नेक्स्ट लाइन में स्पेस देके प्रिंट में क्या लिखवाया? ए इज ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा है तो तुम प्रिंट करा दो क्या? कि ए इज ग्रेटर। वरना अगर ए बी से छोटा हुआ तब क्या प्रिंट कराना है? बी इज ग्रेटर। इसको अगर हम रन कराएं
तो देखो ये पूछ रहा है तुमसे एंटर फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ लेट्स से 10। फिर ये बोल रहा है एंटर सेकंड नंबर, तो मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ 20। तो अब क्या आ गया हमारा आउटपुट, बी इज ग्रेटर, क्योंकि सेकंड नंबर बड़ा है। इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो स्पेस डाल के यहाँ कॉलन लिख देते हैं, स्पेस डाल के यहाँ कॉलन लिख देते हैं। ये याद रखना इन कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो एज इट इज आ जाएगा, चाहे अंदर कुछ भी लिखो। ठीक है, रन करते हैं। अब देखो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर करा दिया 50, सेकंड नंबर करा दिया 20, तो आ गया ए इज ग्रेटर। तो यार एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें 3 कंडीशन हम यूज कर रहे होंगे। इसमें तुम्हें बताना है कि जो भी नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, तो हमने सिंपली ए में एक नंबर स्टोर करा दिया। अब हम अपनी कंडीशंस लिखते हैं। देखो यार हमने इसमें क्या करा है, सबसे पहले तो हम यूजर से नंबर इनपुट करा लेंगे। फिर हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि ए 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा हुआ तो क्या प्रिंट करा दो, पॉजिटिव। ये याद रखना, हम जब भी कंडीशंस देते हैं सबसे पहली वाली कंडीशन हम इफ के अंदर डालते हैं और बाकी जितनी भी कंडीशंस आएगी बीच की हम इफ को रिप्लेस कर देते हैं एलिफ के साथ, और लास्ट वाली कंडीशन हमेशा एल्स के साथ लिखते हैं। तो हमने इधर क्या किया, सबसे पहली कंडीशन लगाई ए ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट करा दो पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन हमें लिखी ए अगर 0 से छोटा है तो प्रिंट करा दो नेगेटिव, वरना एल्स प्रिंट 0। तो इसको अगर मैं रन करूं, अगर मैं अपना नंबर डालूं, लेट्स से मैंने 5 डाल दिया तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव। इसको दोबारा रन करते हैं। अगर मैंने लिख दिया -5 तो देखो अब आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। और अगर इधर मैंने डाला 0 तो देखो क्या प्रिंट हुआ, 0। तो यार ये तो थे तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक के एग्जाम्पल। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे तुम्हें ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ट्राई करना ये कंसेप्ट अभी के अभी समझ लो, चाहे वीडियो रिपीट करनी पड़े, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पाइथन 11th और 12th के लिए। तो इसको जितनी बार वीडियो देख सकते हो, जितनी बार एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, उतनी बार करना। तो यार मल्टीपल कंडीशंस का एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कराएंगे, यूजर से उसका मार्क्स पूछेंगे और मार्क्स के बेसिस पर उसे ग्रेड अलॉट करेंगे। तो यार पहले मैं लिख लेता हूं फिर समझा दूंगा। तो यार कोड को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम यूजर से उसके मार्क्स एंटर करवा रहे हैं, फिर हमने बहुत सारी कंडीशन दे दी। सबसे पहली कंडीशन हमने इफ का यूज करके करी है। ठीक है, अगर मार्क्स 90 से बड़े हैं तो क्या प्रिंट करा दो, A+। सेकंड कंडीशन हमने क्या यूज करते थे, एलिफ। एलिफ हमने कंडीशन क्या दी, अगर मार्क्स 90 से छोटे और 80 से बड़े हैं तो तुम क्या प्रिंट करा दो, B+। फिर तीसरी कंडीशन हमने क्या दी, अगर मार्क्स 80 से छोटे और 70 से बड़े हैं तो C+ करा दो, वरना अगर 70 से भी छोटे बट 60 से पड़े हैं D+ करा दो। एल्स अगर उससे कम मार्क्स है तो क्या प्रिंट करा दो, फेल। अगर इसे मैं रन कराऊं तो अलग अलग मार्क्स डाल के देखते हैं। सबसे पहले मैं 100 डाल देता हूं, तो देखो मेरा ग्रेड आया A+। अगर मैं मार्क्स डाल दूं लेट्स से 85 तो देखो क्या आया, B+। अगर मैं मार्क्स डाल दूं 71 तो देखो क्या आया, C+। अगर मैं मार्क्स डाल दूं 69 तो देखो D+। और उससे कम अगर मार्क्स मैं डालूं जैसे 23 तो लिखा गया फेल। ठीक है, तुम्हें फेल नहीं होना तो पढ़ लेना, ठीक है, वरना डैडी भगा देंगे घर से। तो यार ये तो था इफ, एलिफ, एल्स का कंसेप्ट। एनसीईआरटी प्लीज़ जाके खोल लेना, ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेना ताकि ये अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ जाए। और आइडेंटिशन हमने पढ़ी है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेपिटिशन, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि तुम एकदम मिक्सअप सब कुछ ना कर लो। सो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में इफ, एलिफ, एल्स कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो है पाइथन रेपिटिशन।
जिसमें हम फॉर और वाइल लूप कवर कर रहे होंगे। तो यार लूप होता क्या है? जैसे हम इंसानों की लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें रिपीट होती रहती। जैसे स्टूडेंट लाइफ में तुम सुबह उठते हो, फ्रेश होकर स्कूल जाते हो, फिर वापस आके दोबारा फ्रेश होकर ट्यूशन जाते होगे। ट्यूशन से आने के बाद तुम डिनर उनर करके पढ़ाई कर कर फिर सो जाते होगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली तुम्हारी लाइफ में होती। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से तुम एक सुंदर कन्या से मिले। लेट्स से उसने तुम्हें भाव भी दे दिया। अरे मान लो तुम दोनों को प्यार भी हो गया और तुम रिलेशनशिप में आ गए। अब रिलेशनशिप में आने के बाद भगवान न करे अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम कहाँ जाओगे? जिम में। फिर वही तुम पर्सनालिटी अच्छी बनाओगे। फिर कुछ दिनों के बाद तुम किसी से अट्रैक्ट हो जाओगे और दोबारा रिलेशनशिप में आने की ट्राई करोगे। तो यार ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है जो ह्यूमंस की लाइफ में होती रहती। पाइथन में हम ऐसी रिपीटिशन सॉल्व करते विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो यार पाइथन में दो टाइप के लूप होते हैं, फॉर और वाइल। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे फॉर लूप का। मेनली हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी वर्ड है और उस वर्ड के कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप का। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आ जाओ अपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पर। तो यार इस साइड हम कोड कर रहे होंगे और इस साइड हमारा आउटपुट आएगा। तो इसका सिंटैक्स सबसे पहले आता है फॉर कीवर्ड। ठीक है, हमने फॉर लिख दिया। फॉर के बाद तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। लेट्स से मैंने आई ले लिया। उसके बाद हम एक वर्ड लिखते हैं इन, जो लिखना कंपलसरी होता है। इसके बाद तुम वर्ड लिखोगे जिस वर्ड के तुम्हें कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं। जैसे मैं लिख दूं पाइथन। मैंने पाइथन लिख दिया। अब मेरे को प्रिंट कराना है कि P अलग से आए, Y अलग से आए, T अलग से, H अलग से, O अलग से, N अलग से। तो हम क्या करेंगे? सिंपली स्पेस देकर प्रिंट करा लेंगे किसको? I को। अब मैंने बताया था जब भी फॉर यूज करते हैं यहाँ पे क्या आएगा? कॉलन। अगर इसे मैं रन करूँ तो देखो आ गया PYTHON दोबारा। तो यार सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर कीवर्ड। फिर उसके बाद तुम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। आई की जगह तुम एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने आई को बना दिया एक्स। रन करूँ तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये एक्स क्या करेगा? हर एक वर्ड पे जाएगा, उसे देखेगा, फिर उसे प्रिंट करा देगा। तो यार लेट से तुम्हारी कभी लड़ाई हो गई, तुम अकेले हो और तुम्हारे अपोनेंट में एक 5-6 लौंडों का ग्रुप है और तुमने जोश जोश में तो बोल दिया एक एक करके आइयो, भूत बना दूंगा। तो यार जैसे तुमने बोला एक एक करके आइयो, मतलब तुम एक एक वर्ड को एक्सेस कर रहे हो। इस एक एक चीज को जब हम एक्सेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइट्रेशन। ठीक है, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था पर समझ जाओ। इसका एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर, फिर कोई भी वेरिएबल बना दो, ABCDEFGH जो भी तुम्हें लिखना है। लेट्स से मैंने जी ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या आता था? इन कीवर्ड। फिर कुछ भी वर्ड लिख सकते हो जिनके तुम्हें कैरेक्टर प्रिंट कराना है। जैसे मैं लिखूं जय श्री राम। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? कॉलन। उसके बाद प्रिंट करा देंगे किसको? हमने क्या वेरिएबल लिया है? जी। अब जैसे ही मैं इसे रन करूं तो देखो जय श्री राम। ठीक है, तो यार यहाँ स्पेस कम है इसलिए ये नीचे आ रखा है। तो यार ये तो था सबसे पहला यूज केस फॉर का। अभी आगे वीडियो में हम और एग्जांपल करेंगे इसके बेसिस पर। सेकंड, हम फॉर का यूज करते हैं कुछ भी नंबर प्रिंट कराने के लिए। जैसे तुम्हारे को किसी ने टास्क दे दिया 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट कराओ। तो अगर तुम्हें लूप नहीं पता होगा तो तुम क्या करोगे? तुम लिखोगे प्रिंट, फिर इसमें लिख दोगे 1, फिर इसे कॉपी करोगे Ctrl+C, फिर इधर पेस्ट कर दोगे, इधर 2 बना दोगे। ऐसे करते करते तुम लिखते जाओगे 100 तक। तो कितना हेक्टिक टास्क हो जाएगा। पर मैं इसे देखो 3 लाइन की हेल्प से करके दिखाता हूँ। देखो नंबर प्रिंट हो गए कहाँ तक? 100 तक। मैंने क्या करा? बस 2 लाइन लिखी। तो यार
ऐसी चीजों में काम आता है पाइथन। आगे आगे देखते जाओ पाइथन क्या क्या नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस कोड को थोड़ा हम समझते हैं। सबसे पहले हमने वही लिखा है फॉर, फिर एक वेरिएबल ले लिया, फिर इन कीवर्ड लिख दिया। अब इसमें नई चीज आई है रेंज। रेंज क्या करता है, नंबर प्रिंट कराने में हेल्प करता है। अब सबसे पहले रेंज के अंदर आता है स्टार्ट पॉइंट। तुम्हें स्टार्ट कहां से करना है, जैसे मुझे 1 से करना था तो मैंने 1 लिख दिया, तो प्रिंट क्या हुआ 1। और एंड में हम क्या लिखते हैं, जहां पर भी हमें एंड कराना हो उससे एक ज्यादा लेते हैं। जैसे मुझे 100 तक प्रिंट कराना था तो मैंने क्या ले लिया 101, उसके बाद सिंपली वही कर दिया, प्रिंट करा दिया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमें 5 से लेके 15 तक प्रिंट कराना है। तो यार देखो मैंने क्या किया, हमें कहां से कहां तक प्रिंट कराना था, 5 से लेके 15 तक। तो सिंपली मैंने फॉर कीवर्ड लिख दिया, फिर एक वेरिएबल ले लिया, फिर इन कीवर्ड। उसके बाद हम क्या लिखते थे, रेंज। रेंज में क्या क्या देते थे, एक स्टार्ट पॉइंट और जहां पर भी एंड करना है उससे एक ज्यादा। फिर हम क्या प्रिंट करा देंगे, जो भी वेरिएबल लिया है। इसको अगर मैं रन करूं तो देखो आउटपुट क्या आया, 5 से लेके 15 तक। ठीक है, हल्का फुल्का गुस्सा दिमाग में। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हें प्रिंट कराना है 20 से लेके 25 तक, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 20, और कहां तक प्रिंट कराना था 25, तो उससे एक ज्यादा लेंगे, दैट इज 26। रन करा दिया, देखो 20 से लेके 25 तक प्रिंट हो गया। तो यार इसकी हेल्प से तुम कितने भी रेंज में कोई सा भी नंबर कहीं स्टार्ट से लेके एंड तक प्रिंट करा सकते हो। तो यार एक तुम्हारे मेजर डाउट आएगा कि भैया फॉर लूप कब यूज करे और वाइल लूप कब यूज करे। जब तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो तो मेनली तुम फॉर यूज करना, और जब तुम्हें कंडीशन पता हो तो वाइल, जो हम आगे अभी कवर करेंगे। तो यार फॉर के और एग्जांपल देखते हैं जिससे तुम्हारा और अच्छे से क्लियर होगा। अब अगर मैं रेंज के अंदर बस एक कैरेक्टर दूं, लेट्स से मैंने डाल दिया 10, तो ये क्या करेगा, देखो वो कहां से कहां तक प्रिंट हो रहा है, 0 से लेके 9 तक। तो यार बाय डिफॉल्ट जो रेंज फंक्शन है कहां से स्टार्ट होता है, 0 तक, और जो भी हम अंदर डालते हैं उससे एक कम प्रिंट करके देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं तो ये कहां से जाएगा, 0 से लेके कहां तक जाएगा, 4 तक। देखो चला गया 0 से लेके 4 तक। पर अगर तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट भी बताए तो तुम स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हो। जैसे मुझे प्रिंट कराना है 2 से लेके 4 तक, तो मैंने लिख दिया 2 से लेके 5। तो देखो 2 से लेके 4 तक प्रिंट हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रेंज में तुम या तो स्टार्ट और स्टॉप दे सकते हो या स्टॉप दे सकते हो। वो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। अब एक मैं कोड लिख रहा हूं, इसे जरा देखो। तो यार देखो हमने स्टार्ट दिया 1 और एंड दिया 11, तो ये कहां से कहां तक गया, 1 से लेके 10 तक। अब अगर इधर मैं एक और कॉमा डाल के 2 लिख दूं तो देखो जैसे हम थर्ड डिजिट देते हैं ब्रैकेट के अंदर, वो जोन सा भी डिजिट दिया है उससे एक कम को वो स्किप कर देगा। जैसे 2 दिया है तो वो एक एक को स्किप कर देगा। अब अगर मैं इसे रन करूं तो देखो 1 के बाद उसने 2 स्किप कर दिया, फिर 3 प्रिंट कराया, 3 के बाद 4 स्किप है, 5 के बाद 6 स्किप, 7, फिर 8 स्किप, फिर 9। ठीक है, अगर मैं इधर 3 लिख दूं तो वो दो दो के गैप में प्रिंट कराएगा। जैसे 1 के बाद 2 और 3 गायब, फिर 4 प्रिंट करा दिया, 4 के बाद 5 और 6 गायब, 7 के बाद 8 9 गायब, फिर 10। ठीक है, तो यार हल्का फुल्का आइडिया मिल गया होगा फॉर लूप का हम कैसे कैसे यूज करते हैं। इसे एक और बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, वर्ड में से कैरेक्टर प्रिंट कराया था। उसके बाद हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। रेंज में या तो हम एक डिजिट डाल सकते हैं, या 2 डाल सकते हैं, या 3 डाल सकते हैं। ठीक है, तो यार ये तो था तुम्हारा फॉर लूप। तो यार अब जो एग्जाम्स में तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, तुम्हें एक प्रॉपर कोड करना होगा। जैसे राइट अ कोड टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5। इसका हम एग्जाम्पल करते हैं।
तो यार देखो, कोड को समझने की ट्राई करो। कोई सा भी कोड टफ नहीं होता, बस तुम्हें समझना होता है एक एक लाइन पढ़कर। तो यार सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर लूप ले लिया, फिर एक वेरिएबल ले लिया आई, फिर हमने रेंज चला दी कहाँ से कहाँ तक। हमें क्या प्रिंट कराना था, 5 का टेबल। तो यार हमें पता है 50 तक जाएगा और 5 से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने 5 और 51 ले लिया क्योंकि एक ज़्यादा लेते थे। उसके बाद सिंपली कॉलन लगा दिया। अब हमें 5 का टेबल प्रिंट कराना है, इसलिए हमने इफ के साथ एक कंडीशन डाल दी कि जो भी नंबर तुम एक्सेस कर रहे हो, अगर उसे मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो प्रिंट कराओ। दोबारा जो भी हमने नंबर लिया उसे अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो मैंने बताया था ये रिमाइंडर का साइन होता है, अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। ये रिमाइंडर का साइन होता है और मैंने कंप्यूटर से पूछा क्या इस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो तुम उसे प्रिंट करा दो। तो अगर फिर ये गया 5 के पास, इसने देखा 5 से डिवाइड होकर 0 दे रहा है तो इसने 5 प्रिंट करा दिया। फिर ये गया होगा 6 के पास, 6 नहीं दे रहा तो इसलिए प्रिंट नहीं कराया। ऐसे ही 7 नहीं कराया, 8 नहीं कराया, 9 नहीं कराया। फिर आया 10 के पास, 10 5 को डिवाइड करने पे 0 दे रहा है, हाँ दे रहा है, इसलिए इसने 10 प्रिंट करा दिया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हें 7 का टेबल प्रिंट कराना है, तो 7 कहाँ से जाएगा, 7 से स्टार्ट होगा और 70 तक जाता है, तो हम लेंगे 71। फिर हम देखेंगे क्या जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसे प्रिंट करा दो। तो देखो 7 का टेबल प्रिंट हो गया। देख रहे हो कितना सिंपल है पाइथन में कोडिंग करना, बस तुम्हें कोडिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम्हें इवन नंबर प्रिंट कराने हैं स्पेसिफिक रेंज के अंदर, लेट्स से 1 से लेके 50 तक जितने भी इवन नंबर है तुम्हें प्रिंट कराने हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो जैसे ही मैं उस नंबर को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो प्रिंट करा दो। तो देखो सारे इवन नंबर आ गए कहाँ तक, 48 तक, क्योंकि हमने रेंज दी है 50। इसे 51 बना लेंगे तो हमारा 50 भी आ जाएगा। देखो 50 तक आ गया, कहाँ से स्टार्ट है, 2 से लेके। ठीक है, अब ऐसी तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से क्लियर होगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर तुम्हें देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो यार ये तो था तुम्हारी क्लास में जितना भी फॉर के ऊपर है सारा मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब सिंपली एनसीईआरटी में जाके एक बार गो थ्रू कर लेना, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप कवर कर रहे होंगे। सो आफ्टर फॉर लूप वी हैव इज व्हाइल लूप। तो यार जो काम फॉर लूप कर सकता है वो सारे काम व्हाइल लूप कर सकता है, बस डिफरेंस इतना है कि फॉर लूप जहाँ रेंज गिवन हो वहाँ यूज़ करना कन्वीनियंट रहता है, और जहाँ पर कंडीशन गिवन हो वहाँ पर व्हाइल लूप यूज़ करना कन्वीनियंट रहता है। तो अब व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। तो यार ऐसे तो समझ आएगा नहीं, आ जाओ अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर। तो यार तुम्हें तो पता है इस साइड हम कोड करते हैं और इस साइड हमारा आउटपुट आता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं सबसे पहले कोड लिख देता हूँ, उसके बाद पूरा समझाऊंगा कोड। तो यार ये व्हाइल लूप का सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने दे दी 1, ठीक है। फिर हम लिखते थे व्हाइल कीवर्ड, फिर हम कंडीशन लिख देंगे, जो भी कंडीशन तुम्हें सेटिस्फाई करानी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो भी तुम्हें काम कराना है तुम वो लिख देते हो। फिर उसकी भी नेक्स्ट लाइन में तुमने जो भी वेरिएबल लिया होता है उसकी वैल्यू या तो तुम इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा वो दोबारा व्हाइल के पास जाएगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा नीचे फिर इसके पास, फिर जब तक कंडीशन ट्रू रहती है ये व्हाइल लूप हमारा चलता रहता है। इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो आंसर क्या है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने i की वैल्यू दे दी 1, फिर हमने व्हाइल में कंडीशन चेक करी
क्या 1 6 से छोटा है? हाँ छोटा है। अगर छोटा है तो तुम क्या करो, उसको प्रिंट करा दो। हमने 1 को प्रिंट करा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या करा, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी 1 से, तो आई में तुम 1 जोड़ दो। आई की वैल्यू पहले थी 1, तो अब क्या वैल्यू हो गई होगी, आई की वैल्यू हो गई होगी हमारे पास 2। ठीक है, तो फिर ये दोबारा वाइल लूप के पास गया, इसने चेक करा कि आई की वैल्यू 6 से छोटी है। हाँ छोटी है, तो प्रिंट करा दो किसको, 2 को। फिर ये दोबारा इस पे आया होगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ऐसे होते होते इसके बाद 4, उसके बाद 5, और जैसी आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये जाएगा वाइल के पास, चेक करेगा क्या 6 6 से छोटा है। 6 कभी 6 से छोटा नहीं हो सकता, तो इधर देखो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये चलना बंद कर देगा। कहाँ तक, जहां तक कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यार इसका एक और एग्जांपल जिसमें हम 10 से लेके 1 तक वैल्यू प्रिंट कराएंगे। देखो 10 से लेके 1 तक आ गया। अब इस कोड को ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने क्या करा, आई को 10 असाइन करा दिया। उसके बाद ये गया होगा वाइल लूप पे, इसने चेक करा क्या 10 0 से बड़ा है, तो इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट लाइन में गया, इसने क्या करा दिया, आई में से तुम 1 कम कर दो, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई 9। फिर ये गया होगा वाइल लूप के पास, चेक करा इसने क्या 9 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, इसलिए प्रिंट करा दो 9 को भी, तो इसने 9 को भी प्रिंट करा दिया। सिमिलरली फिर आई में से एक और कम कर दो, 9 की जगह अब क्या हो गया 8। फिर ये गया होगा वाइल के पास, इसने चेक करा क्या 8 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसने 8 प्रिंट करा दिया। ऐसे कराते 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 ये कहाँ तक पहुंच गया 1 पे। जैसी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये इधर गया होगा, 1 में से 1 हटा दो, तो आई की वैल्यू क्या हो गई अब 0। फिर ये यहाँ पे जाएगा, चेक कर रहा होगा कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसने देखा कि आई की वैल्यू तो 0 ही है, 0 से बड़ी नहीं है, इसलिए प्रिंट मत कर रहा हो, रोक दो। तो इसने 1 के बाद पूरा लूप हमारा रोक दिया। ठीक है, तो यार ज्यादा कन्वीनियंट तो मुझे फॉर लूप ही लगता है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो अच्छे से इजी लगने लग जाएगा। वाइल का मैं एक और एग्जांपल कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यार थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमें 5 बार जय श्री राम प्रिंट कराना है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने वेरिएबल की वैल्यू क्या दे दी 1। ये गया वाइल लूप के पास, इसने चेक करा क्या 1 6 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या प्रिंट करा दो जय श्री राम। इसे अगर मैं रन करूं तो देखो 5 बार आ गया जय श्री राम। इसने 5 बार इसलिए प्रिंट करा है क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करा है और 6 से छोटा मतलब 5 तक गए हैं, और लास्ट में जो भी वेरिएबल लिया था उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा 1, फिर 2 3 4 5। जैसे ये 5 पे आ गया, उसके बाद 6 बना होगा, तो 6 पे इसने कंडीशन रोक दी होगी, क्योंकि हमने कंडीशन दे रखी है आई की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए। तो यार ये तो था तुम्हारा पूरा वाइल लूप। इसकी एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल है, प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद 2 चीजें आती है, एक आता है ब्रेक और एक आता है कंटिन्यू, जो तुम्हारी लूप्स में बहुत हेल्प करने वाला है। अब एक ब्रेक का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यार ये ब्रेक का मैंने एक कोड लिखा है। सबसे पहले इसका आउटपुट देखो क्या आएगा। ठीक है, अब हम इसका कोड चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने फॉर लूप यूज कर लिया, फॉर, फिर वेरिएबल ले लिया आई इन रेंज 5 वैल्यू दे दी। तो एक्चुअली में इसे जाना कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके 4 तक, बट ये 0 से लेके 2 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इधर ब्रेक यूज करा है। हम क्या करा रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 5, मतलब 0 से लेके 4 तक में तुम चेक करो इफ आई इज इक्वल टू 3, मतलब अगर जैसी आई की वैल्यू 3 हो जाए तुम ब्रेक कर दो, मतलब इस लूप को तुम तोड़ दो, एल्स प्रिंट आई। और अगर आई की वैल्यू 3 नहीं है तो तुम क्या करा दो, उस वैल्यू को प्रिंट करा दो। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने रेंज चला दी 0 से लेके 4 तक, और जैसी वैल्यू 3 आए हमने क्या बोला, तुम पूरे लूप को तोड़ दो, ब्रेक कर दो। अगर वैल्यू 3 नहीं है तब तो तुम प्रिंट कराते रहो। ठीक है,
जब तक वैल्यू 3 नहीं थी ये अपने आप प्रिंट कराया जा रहा था। ब्रेक का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो अब मैंने क्या करा, लूप चला दिया 10 से लेके 20 तक, जो भी देता है उससे एक कम तक जाता है ना, तो इसलिए 10 से लेके 20 तक जाएगा और जैसे ही इसे 17 दिखेगा ये पूरे लूप को ब्रेक कर देगा और अगर 17 नहीं मिला तो ये प्रिंट कराते रहेगा। जैसे अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो 10 से स्टार्ट करा, 11 12 13 14 15 16 तक तो ठीक है, जैसे ही इसे 17 मिला इसने देखा 17 के बाद क्या लिखा है ब्रेक, तो इसने लूप को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक बस किसी भी कंडीशन के बेस पे तुम्हें लूप अगर रुकवाना है तो तुम ब्रेक यूज कर सकते हो। अब ब्रेक के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंटिन्यू। तो यार देखो कंटिन्यू क्या करता है, जो भी तुम कंडीशन डालते हो वो उसे स्किप कर देता है। जैसे मैंने रेंज चला दी 0 से लेके 4 तक की, ठीक है, इसने देखा जैसी आई की वैल्यू 3 है तुम कंटिन्यू कर दो, मतलब इसको छोड़ के आगे वाला कंटिन्यू कर दो। तो इसने क्या करा, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, जैसे ही 3 आया उसने बोला छोड़ो इधर कंटिन्यू लिखा है, तो नेक्स्ट वाले पे चला गया, दैट इज 4। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने 10 से लेके 21 तक रेंज चलवा दी, ठीक है, आई की वैल्यू जैसी लेट्स से हमने 15 डाल दी, जैसी आई की वैल्यू 15 आए तुम कंटिन्यू कर दो, उसको स्किप करके आगे वाला कोड रन कर दो। तो देखो 10 11 12 13 14, जैसी 15 आया नेक्स्ट वाला उसने स्किप कर दिया, 15 स्किप, फिर 16 17 18 19 20, क्योंकि हमने इधर रेंज ली थी 10 से लेके 21। तो यार ये कुछ सिंपल से टॉपिक्स हैं तुम्हारे लूप्स के अंदर। तो यार ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं पाइथन के। अब जैसे जैसे हम फर्दर चैप्टर करते जाएंगे इन सब का यूज़ हम एक्चुअल बेसिस पर देखेंगे कि पाइथन का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है, और इसको हम थोड़े और एडवांस वर्जन के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी वीडियो तुम्हारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट थी, जो कि हमारा चैप्टर था फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसके नोट्स मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होगा। तो यार जाके एकदम कोड लिखे हैं सारे कोड ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लो और ट्राई करना कि कोड को वहां से कॉपी कर कर तुम अपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पर जाकर रन कर कर खुद समझो और इनकी वैल्यू चेंज कर 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 देखते रहो कि इसको चेंज करने से क्या होगा, इसको चेंज करने से क्या होगा, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ेगी। तो यार ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। तो यार जैसे कोई सिंगर पूरे गाने को एक नाम देकर सेव कर देता है, जिससे अगर हमें वो गाना सुनना हो तो बस नाम सर्च कर कर प्ले कर दो और पूरा गाना आ जाएगा। सिमिलरली हम कोडर भी बहुत सारे कोड को एक नाम देकर सेव कर सकते हैं, जिससे जब कभी भी हमें वो कोड चाहिए तो बस नाम लिख दो और पूरा कोड आ जाए। ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज फंक्शंस? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो यार बहुत सारे कोड का कलेक्शन जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, ये ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल होता है। इस कोड को हम कितनी बार भी रीयूज कर सकते हैं। भैया डेफिनेशन तो ठीक है पर समझ नहीं आया, तो यार इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। उससे पहले इसका सिंटेक्स देखते जाओ बस। सबसे पहले डेफ कीवर्ड यूज करना है। अगर तुम्हें फंक्शन बनाना है तो डेफ लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी तुम फंक्शन बना रहे हो उसका कुछ नाम दे दो। इसके बाद अगर फंक्शन में तुम्हें कुछ इनपुट कराना है तो ब्रैकेट के अंदर वो लिख दो और नीचे जो भी कोड तुम्हें लिखना है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है, तुम वो लिख सकते हो। और लास्ट में आता है एक रिटर्न कीवर्ड। प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं एक फंक्शन को बनाकर कैसे यूज करते हैं। तो यार इस साइड अपन कोड कर रहे होंगे और इस साइड हमारा आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो यार देखो
सबसे पहले मैंने लिखा है डेफ कीवर्ड, उसके बाद मैंने लिखा है फंक्शन का नाम। ये नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, जो भी तुम्हारा फंक्शन काम कर रहा होगा वैसा कुछ नाम दे देना। उसके बाद मैं दो वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, एक ए और बी। ठीक है, अभी देखेंगे ए और बी है क्या। उसके बाद हम जो भी कोड करवाना चाहते हैं वो लिख देते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ग्रेटर वाला कोड, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए को प्रिंट करा दो, एल्स वरना बी को प्रिंट करा दो। तो ये मेरा कोड है जो मेरे को परफॉर्म करवाना है। इस कोड को मैंने सेव कर दिया किसके अंदर, इस नाम के अंदर। ठीक है, अब जब भी मुझे इस पूरे कोड को यूज़ करना है तो सिंपली मैं फंक्शन के नाम से इसे बुला लूँगा, मतलब कॉल कर दूंगा। तो देखो, इधर मैंने सेम फंक्शन का नाम दे दिया और इसके अंदर तुम्हें जो भी वैल्यूज़ भेजनी है, जैसे मुझे 2 और 10 भेजनी थी तो मैंने 2 और 10 भेज दी। 2 गई ए के पास, 10 गई बी के पास। फिर इसने चेक करा क्या 2 बड़ा है या 10 बड़ा है। इधर तो 10 बड़ा है तो ये चला गया एल्स के पास और इसने प्रिंट करा दिया बी को, दैट इज 10। ठीक है, जैसे इसमें हम इसे कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे बस सिंपली कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करूँ, इसे तुम 5,101 भी लिख सकते हो। अब इसे रन करोगे तो देखो ये वाला इसके लिए भी चल गया और इसके लिए भी चल गया। यही होता है मेन फंक्शन का काम। इसे तुम कितनी बार भी यूज कर सकते हो, इस पूरी लाइंस को तुम्हें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो यार, जब भी हम फंक्शन को बनाते हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, और जब भी फंक्शन को हम बुलाते हैं मतलब कॉल करते हैं तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ये दो बेसिक टर्म तुम्हें पता होनी चाहिए। इसका एक और एग्जांपल कर कर देखते हैं। तो यार देखो, इस कोड में मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने डेफ कीवर्ड लिख दिया, उसके बाद फंक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, फिर जो भी वैल्यूज इनपुट करानी है तुमने वो लिख दी। उसके बाद जो भी तुम्हें कोड में फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है तुम वो लिख दोगे। तो यार ये तो हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन, मतलब हमने अपना पूरा कोड बना लिया है। अब इसे कॉल करने के लिए सिंपली इस फंक्शन का जो भी नाम है वो नाम से तुम इसे कॉल कर दो। उसके साथ जो भी तुम्हें वैल्यू भेजनी है वो भेज दो। जैसे मुझे इधर 2 भेजनी थी तो ये 2 चला जाएगा इसके पास। फिर ये चेक करेगा क्या ए 2 से डिविजिबल है, अगर है तो ये प्रिंट करा देगा ए इज़ इवन वरना ए इज़ ऑड। इसे अगर मैं रन करूँ तो देखो लिखा गया 2 इज इवन। उसके बाद ये गया इसके पास, इसने चेक करा 5 के लिए, 5 इज ऑड। उसके बाद 8 पे, 9 पे, 1 पे हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो यार अगर फंक्शन को ब्रेक डाउन करें तो ये मेनली किन चीज़ों से बना है, सबसे पहले डेफ कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, फिर जो भी तुम्हें वैल्यूज़ भेजनी है वो पैरामीटर्स, और जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है वो पूरा कोड, और लास्ट में आता है रिटर्न जो कि ऑप्शनल है, हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे इसे। तो यार अभी जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं इसे दो तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन। सबसे पहले हम यूज़र डिफाइंड पढ़ेंगे जिसमें हम खुद फंक्शन क्रिएट करते हैं। जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे वो दोनों यूज़र डिफाइंड थे। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस पैरामीटर्स। तो यार इस एग्जाम्पल में ये जो ए है इसे हम पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन के साथ क्रिएट होते हैं, और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं जैसे ये 2, 5, 8, 9, 1 ये सारे हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये फंक्शन कॉलिंग के वक्त यूज होते हैं। तो यार इसे याद रखने का तरीका, ए से आर्ग्यूमेंट, ए से एक्चुअल वैल्यू जो हम भेजते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, और जो फंक्शन डेफिनेशन के वक्त बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, तो यार इसके बाद जो डिफरेंस है वो है लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। जब भी हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं या यूज करते हैं उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और जब भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर यूज होता है
जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। अब यार इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे तुम्हें ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यार दोबारा सबसे पहले मैंने इधर डेफ कीवर्ड लिखा है, फिर फंक्शन का नाम मैंने एफ रख दिया, फिर मेरे को कुछ भी इनपुट नहीं कराना था इसलिए मैंने ओपन और क्लोज ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद तुम्हें कॉलन डाल के जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है, मैंने इसके अंदर क्या करा, एक लोकल वेरिएबल बनाया क्योंकि ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, इसको एक वैल्यू दे दी, ठीक है। फिर इस वैल्यू को हम आगे प्रिंट करा रहे हैं, तो ये एक हमने फंक्शन बना लिया। अब देखो पाइथन कोड चलाता कैसे है, मैंने बताया था पाइथन हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, उसे जैसे ही डेफ कीवर्ड दिख जाएगा वो पूरे फंक्शन को इग्नोर कर देगा, क्योंकि फंक्शन तभी चलता है जब हम उसे कॉल करते हैं। अभी तक हमने उसे कॉल नहीं करा तो वो पहले फंक्शन को इग्नोर कर देगा। उसके बाद आ जाएगा ये फिफ्थ लाइन पे, देखेगा कि एक वेरिएबल है, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले वो उस वेरिएबल को प्रिंट करा देगा। उसके बाद वो जाएगा, इसने देखा कि ये तो एक फंक्शन कॉल है, तो ये एफ को ढूंढेगा फंक्शन में, एफ उसे जैसे ही मिलेगा तो वो एफ की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा देगा। तो हमारा कोड क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आई लव यू, फिर आएगा आई लव यूथ ए एफ। जैसे ही मैं इसे रन कराऊं तो देखो आउटपुट क्या आया, आई लव यू फिर आई लव यूथ ए एफ। अब फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और इस फंक्शन के बाहर जो भी तुम वेरिएबल बनाते हो इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, जाके एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यार बहुत पढ़ लिया फंक्शन, पर आखिर हम फंक्शन पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो यार इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले रीयूजेबिलिटी, हम एक ही कोड को न जाने कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड वी हैव इज रीडेबिलिटी, देखने में भी फंक्शन कोड को साफ सुथरा रखता है, काफी कॉम्पैक्ट सा अच्छा लगता है। थर्ड वी हैव इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो हर चीज इजी टू अंडरस्टैंड है। फोर्थ वी हैव इज इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स, तुम्हें एक ही कोड को बार बार लिख के घिसना नहीं पड़ता। लास्ट वी हैव इज इट इज सिक्योर, क्योंकि फंक्शन को बस फंक्शन कॉलिंग से ही एक्सेस कर सकते हैं। एक कोड करते हैं जिससे जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सारा तुम्हें रिवाइज हो जाएगा। अब देखो इस कोड को पढ़कर समझने की ट्राई करो। सबसे पहले हमने डेफ कीवर्ड लिख दिया, फिर फंक्शन का नाम लिख दिया, फिर हम इसे दो वैल्यूज भेज रहे हैं। जब भी फंक्शन बनाते हुए जो वैल्यू लिखते हैं इसे हमें क्या बोलते हैं, पैरामीटर। जो भी चीज़ इनपुट कराते हैं फंक्शन डेफिनेशन के वक्त उसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं। फिर हमने सी एक लोकल वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू है a प्लस बी। फिर अगली लाइन में हमने रिटर्न करा दिया सी को, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, जहां से भी फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर सी की वैल्यू भेज देगा। अभी देखते जाओ, नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया सम नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, देखो सेम है फंक्शन के नाम जैसे, मतलब हमने फंक्शन को कॉल कर दिया और इसमें दो वैल्यू भेजी। जब भी कॉलिंग के हम वक्त जब भी कॉलिंग के वक्त हम जो वैल्यूज भेजते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट चले गए किस पे, पैरामीटर के पास। फिर लोकल वेरिएबल में जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो गई। फिर रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर सी की वैल्यू भेज देगा, मतलब सी को यहां पर भेज देगा और सम किसके बराबर हो जाएगा, सी के। तो लास्ट में हमने प्रिंट करा दिया किसको, ग्लोबल वेरिएबल को, दैट इज सम। तो सी की वैल्यू आनी कितनी चाहिए, 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो यार हमारा आंसर क्या आएगा, 15, ठीक है।
आई होप तुम्हें फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जाके एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। सो लास्ट टॉपिक दैट इज बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे फंक्शंस जो पाइथन हमें खुद बना कर देता है। इनमें से तुम बहुत सारे यूज भी कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। जैसे प्रिंट, इंट, इनपुट, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस है। हम ना जाने कितने एग्जाम्पल्स कर चुके हैं इन सब के ऊपर। अब यार, एक टर्म होती है हमारे पास, मॉड्यूल्स। जब भी बहुत सारे फंक्शंस का एक कलेक्शन बना दे, उस कलेक्शन को हम मॉड्यूल बोलते हैं। दोबारा, बहुत सारे फंक्शन के एक कलेक्शन को हम मॉड्यूल बोलते हैं। और पाइथन हमें ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल देता है, जिन मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो यार, इन फंक्शन की हेल्प से हम गेम्स, एप्स और यहाँ तक कि आयरन मैन का जारविस भी बना सकते हैं। इन मॉड्यूल्स को हम प्रोग्राम में बुलाने के लिए एक इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो हम सिंपली लिख देंगे इंपोर्ट मैथ, या फिर रैंडम मॉड्यूल के लिए इंपोर्ट रैंडम, या फिर स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लिए इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। तो यार, ये कुछ मॉड्यूल्स है। इसका मैं एक एग्जांपल तुम्हें कर कर बता देता हूँ कि कोड को, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर कर हम एक्चुअल कोड में कैसे यूज करते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यार देखो, जैसे मैं इसे रन करूं, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से इंपोर्ट करा लिया। फिर ए में मैंने एक फंक्शन परफॉर्म कराया जो एक बिल्ट इन फंक्शन है। सिंपली तुम्हें ब्रैकेट में जिसका भी स्क्वायर रूट चाहिए तुम वो डाल दो। जैसे मुझे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए था, किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करे 16 आए, तो 4 को करेंगे, तो इसलिए इसने आंसर दे दिया 4। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है जो कि मैथ मॉड्यूल में प्रेजेंट होता है, उसे हम POW बोलते हैं। ये क्या करता है, पावर दे देता है। इसका मतलब ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट, मतलब 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8। तो इसने हमें आंसर दे दिया 8। तो यार, ऐसी हमारे पास 2-3 और मॉड्यूल्स हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है। एनसीईआरटी खोलो और मॉड्यूल देखो, और उसमें जो भी फंक्शन है, सारे फंक्शन याद नहीं करने, बिल्ट इन जितने भी होते हैं, सिंपली 1-2 एग्जाम्पल कर लेना, जिससे एग्जाम में आए तो तुम टीचर को ये इंप्रेशन दे पाओ कि तुम्हें पता है बिल्ट इन फंक्शन आखिर होते क्या है। जैसे जैसे तुम पाइथन में ग्रिप स्ट्रॉन्ग करोगे, ये फंक्शंस अपने आप तुम्हें रटते जाएंगे। तो कुछ भी एडिशनली पाइथन में रटने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल।